Assalamualaikum everyone, I am Noor and today I am gonna teach you the third chapter of the nursing ethics of BSN fourth semester, that is the ethical principles and the theories. ठीक है, तो इससे पहले जो 2 चैप्टर्स थे वो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में नर्सिंग एथिक्स में। ठीक है, तो अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या कहा गया है कि डिस्कस द एथिकल प्रिंसिपल, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इन हेल्थ केयर इन द लाइट ऑफ द एथिकल थेरीज। डिस्कस द एथिकल डिलेमास, एथिकल डिलेमास क्या होते हैं हमारे पास जो फेस बाय नर्सेज एंड द क्लाइंट। डिस्कस द स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व द एथिकल डिलेमा इन डेली नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस में हम एथिकल डिलेमा को कैसे हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, एंड लिस्ट द स्टेप्स ऑफ द एथिकल डिसीजन मेकिंग। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एथिकल प्रिंसिपल एंड एथिकल थेरीज की। तो क्या होते हैं हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल थेरीज। तो मैं सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स वो कुछ उसूल होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, वो अखलाकियात होती हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि उसूलों में क्या आएगा कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, आप एक ऑनेस्ट हो, आप ट्रुथफुलनेस हो, आप सच बोल रहे हो। तो ये सारे क्या, ये उसूल हैं। सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, वक्त पर काम करना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना, ये सारे क्या हैं, ये उसूल हैं। ठीक है, अब एथिकल थेरीज क्या है। एथिकल थेरीज क्या होती हैं कि आप एक सिचुएशन में इनमें से कौन से उसूलों को लागू कर सकते हैं, कौन से उसूलों को अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, और उसको हार्ट का मसला है, हार्ट का इशू है, उसको कार्डियक अरेस्ट जो है उसका इशू है, और उसकी कोई सर्जरी है। तो अगर वो पेशेंट आपसे बोले कि मुझसे सच बोलो कि मेरे अंदर मसला क्या है और मुझे क्या मैं बच सकता हूँ या फिर मैं नहीं बच सकता, फॉर एग्जांपल ना। तो अब एक उसूल क्या है कि आपको पेशेंट को सच बोलना है। ठीक है, ये एक उसूल है आपका। ठीक है, ये एक नर्सिंग का उसूल है कि आपने पेशेंट को सच बोलना है। ये क्या हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल है। लेकिन एक और उसूल ये भी है कि अगर आप सच बोल रहे हो तो उस सच बोलने से जो है वो उस पेशेंट की कंडीशन मजीद ना ख़राब हो जाए ना। तो अब इसमें हमारे पास उसूल तो बहुत सारे हैं कि आपने ऑनेस्टी से बात करनी है, आपने सच्चाई से बात करनी है, आपने किसी से झूठ नहीं बोलना, कुछ छुपाना नहीं है। लेकिन थेरीज आपको ये बताती हैं कि उस वक्त आपने कौन सा उसूल वहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब वहाँ पर हम ऑनेस्टी का उसूल नहीं अप्लाई कर सकते, वहाँ पर हम ट्रूथफुलनेस का उसूल नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि अगर हमने वो उसूल अप्लाई किया तो उससे वो पेशेंट की कंडीशन मजीद ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो फिर एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे पास। एथिकल प्रिंसिपल्स ये होते हैं हमारे पास कि वो कुछ उसूल है और उसूल में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एथिकल थ्योरीज क्या होती है। एथिकल थ्योरीज ये होती हैं कि आपने उस वक्त कौन से उसूल अप्लाई करना है, उस वक्त आपने कौन सा एथिकल प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, तो बात करते हैं यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे पास। सेट ऑफ एथिकल रूल्स, ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, जो आपको एक सोच प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैसी सोच प्रोवाइड करते हैं, ऐसी सोच विच में फैसिलिटेट द इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो फैसिलिटेट करते हैं, जो हेल्प आउट करते हैं इंडिविजुअल्स की और सोसाइटी की, कि वो रिजॉल्व कर सके, वो ख़त्म कर सकते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट जितने भी उनके आपस में तजाद हैं, इन अ फेयर एंड द मोरल मैनर। ठीक है, इंसाफ के तरीके से। ठीक है, अखलाकाना तौर पर वो अपने तमाम जितने भी मसले हैं उन तमाम चीज़ों को हल कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, अब एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दे आर द फाउंडेशन ऑफ एथिकल एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि जिसकी बुनियाद पर हम जज करते हैं कि ये बात ठीक है या गलत है, फैसला करना। ठीक है, तो हम एथिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर ये फैसला करते हैं कि हाँ ये बात सही है और ये बात गलत है, बिकॉज दे आर द व्यू पॉइंट्स। ये एक नज़रिया होता है जहाँ से हम देखते हैं कि फ्रॉम विच द गाइडेंस कैन बी ऑब्टेन, जहाँ से हम गाइडेंस लेते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, अलोंग द पाथवे टू डिसीजन, कि हम एक डिसीजन ले रहे हैं तो इसमें हमने कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल अप्लाई करना है और कौन कौन सा एथिकल प्रिंसिपल जो है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम इस चीज़ को अखलाकाना तौर पर सही तरीके से सॉल्व कर सकें और इसमें इंसाफ भी हो। ठीक है, ईच थेरी, हर थेरी क्या करती है, एम्फेसाइजेस, वो हमें ये बयान देती है डिफरेंट पॉइंट्स। हर थेरी के जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे प्रिडिक्टिंग द आउटकम, कुछ थेरीज जो होती है वो हमारे पास गेस करती हैं कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। या कुछ थेरीज ऐसी होती है जिसमें हमने सिर्फ एक ड्यूटी को फॉलो करना होता है, फॉलोइंग वंस ड्यूटीज टू अदर्स, की हमारी ड्यूटीज क्या है दूसरों की तरफ, इन ऑर्डर टू रीच एन एथिकली करेक्ट डिसीजन, ताकि हम एक एथिकली करेक्ट डिसीजन ले सकें। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास यही बात हो रही है कि हाउएवर इन ऑर्डर
इन ऑर्डर फॉर एन एथिकल थेरी टू बी सक्सेसफुल टू बी यूजफुल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी एथिकल थेरी जो है वो यूजफुल हो, तो क्या होगा, द थेरी मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड अ कॉमन सेट ऑफ गोल्स। तो उस थेरी के कुछ ना कुछ कॉमन सेट ऑफ गोल्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ उनका उसूल होना चाहिए, ठीक है। और यही गोल्स हमारे पास क्या है, हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स आर कॉमन गोल्स, वही बात हो रही है कि एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे पास कॉमन गोल्स हैं दैट ईच थेरी ट्राई टू अचीव, जो कि हर थेरी कोशिश करती है कि मुझे इस सिचुएशन में ये वाली थेरी अप्लाई होगी ताकि यहाँ पर मैं इन इन प्रिंसिपल्स को अचीव कर सकूं, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। दिस गोल इंक्लूड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, और ये जो हमारे पास गोल्स हैं ये हमारे पास क्या है, तमाम प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के। तो एथिकल प्रिंसिपल और एथिकल थेरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको इस डिफरेंस को समझना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले है एटॉनमी। एटॉनमी क्या होती है कि एक पेशेंट को खुद का फैसला करने का डिसीजन, जो भी वो डिसीजन लेना चाहता है खुद से वो ले सकता है अगर उसकी मेंटल कंडीशन ठीक है, ठीक है। राइट टू मेक वंस ओन डिसीजन, कि अपने खुद के फैसले और चॉइसेस कर सकता है, आप उसके ऊपर कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते। अच्छा, वेरासिटी क्या होती है हमारे पास, वेरासिटी ये होती है कि टेलिंग द ट्रूथ, किसी को सच बताना, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है हमारे पास, रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन प्राइवेसी, अगर आपको एक पर्सन ने, एक बंदे ने कोई बात बताई है, किसी पेशेंट ने आपको कोई प्राइवेट बात बताई है, तो आपको उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है। ये ना हो कि आपने पूरे हॉस्पिटल में डंडोरा फिरना शुरू कर देना है कि हाँ उसने ये बोला था और उसने ये बोला था, ठीक है। बेनिफिसेंस क्या होता है, किसी को फायदा पहुंचाना, द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड एंड बेनिफिट समवन, ठीक है, किसी को फायदा पहुंचाना। नॉन बेनिफिसेंस क्या होता है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाना, द ड्यूटी टू डू नॉट हार्म, ठीक है, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। प्रिवेंट अनइंटेंशनल हार्म, हाँ अब अनइंटेंशनल होगा, जाहिर है अब किसी को जानबूझ के तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना। जस्टिस, इंसाफ, द प्रिंसिपल दैट डील्स विद द फेयरनेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी, के इंसाफ करना, ठीक है, दो लोगों के दरमियान या फिर किसी चीज के दरमियान हमारे पास इंसाफ से कोई भी बात करना। फिडेलिटी क्या होती है, मीन्स टू बी फेथफुल टू एग्रीमेंट्स एंड प्रोमिसेस, कि आपने किसी से कोई वादा किया है तो आप वो आप पर भरोसा कर सके, ठीक है, और आप उस वादे को पूरा करें। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि आंसरेबल टू वन सेल्फ एंड अदर्स फॉर वन ओन एक्शन, कि अगर आपने कोई काम किया है तो आपको आंसरेबल होना चाहिए कि हाँ मैंने कल इस चीज़ का जवाब देना है, तो मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। वहाँ की हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ को भी आप आंसरेबल होते हो कि हाँ मैंने ये काम किया है तो ये मैंने इस बेसिस पर किया है, ठीक है। या आप खुद को भी, ज़ाहिर है आपका नफ्स आपसे पूछता है कि आपने गलत काम किया है या आपने सही काम किया है, ठीक है, तो भी अकाउंटेबिलिटी होती है। अच्छा, अब एथिकल थेरीज की हम बात करते हैं। हमारे पास 3 एथिकल थेरीज होती हैं। सबसे पहले है कंसीक्वेंस बेस्ड, ठीक है, फिर है प्रिंसिपल बेस्ड, और फिर है हमारे पास रिलेशनशिप बेस्ड यानी कि केयरिंग बेस्ड, ठीक है। तो कंसीक्वेंस बेस्ड को हम, फिर हमारे पास कंसीक्वेंस बेस्ड है जिसको हम आगे कहेंगे टेलियोलॉजिकल थेरीज भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, टेलियोलॉजिकल थेरीज। तो टेलियोलॉजिकल थेरीज क्या होती हैं, ऑल्सो नोन एज द कंसिक्वलिस्ट थेरीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक कैटेगरी ऑफ एथिकल थेरीज होती हैं दैट फोकसेस ऑन द आउटकम्स और द कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस टू डिटरमिन देयर मोरल वैल्यू। इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम कोई भी फैसला करें, चाहे वो इखलाकी तौर पर गलत हो या वो इखलाकी तौर पर सही हो, लेकिन उसका जो नतीजा निकलेगा वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो टेलियोलॉजिकल किस चीज़ की बुनियाद पर है, ये कॉन्सिक्वेंस की बेस पर है कि आपका जो नतीजा निकला है वो सही निकलना चाहिए, चाहे आपने उस काम को किसी भी तरीके से किया, ठीक है। In teleological ethics, the rightness or the wrongness of an action is determined by the overall good or value it produces, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं देखते कि आपने एक काम गलत तरीके से किया या आपने एक काम सही तरीके से किया है, चाहे किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट निकलना चाहिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस चीज़ को देखते हैं, ये हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं कि एक एक्शन जो है उसका नतीजा सही है या गलत है। Here are some notable theological ethical theories, कुछ यहाँ पर theories हैं जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म है, हेडोनिज्म है एंड इगोइज्म है, सॉरी, ठीक है। तो अब यूटिलिटेरियनिज्म में क्या बात हो रही है हमारे पास कि डेवलप बाय द फिलोसफर्स लाइक जेरेमी बेंथम एंड द जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, इन दोनों ने इसको बनाया था। इसमें हमारे पास क्या बात हो रही है कि राइट एक्शन इज द वन दैट मैक्सिमाइजेज द ओवरऑल हैप्पीनेस, कि एक राइट एक्शन क्या होगा हमारे पास, कोई भी सही एक्शन क्या होगा जिससे हमारे पास हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, जिसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि आप खुश हो गए हो। इन
यूटिलिटेरियनिज्म, हैप्पीनेस इज टिपिकली अंडरस्टूड एज अ प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन। क्या होगा इसके अंदर कि आपको प्लेजर मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी और इसमें पेन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि ये यूटिलिटेरियनिज्म है। ठीक है, एक्शन दैट प्रमोट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि वो तमाम एक्शंस हम ले जिनसे हमारे पास हैप्पीनेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिले, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास मोरली राइट है। ठीक है, इखलाकी तौर पर वो सही है, चाहे वो फिर हमारे पास गलत ही क्यों ना हो। यानी कि वो एक्शन जो आपने लिया है वो गलत है, ठीक है, लेकिन उसका ओवरऑल जो इफेक्ट है वो खुश है, तो उससे हम बोलेंगे कि हाँ ये बेशक इखलाकी तौर पर ये चीज़ गलत है, लेकिन इसका ये नतीजतन तौर पर सही है, तो बस ठीक है, ये हम इस थ्योरी में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात हो रही है हेडोनिज्म की। तो हेडोनिज्म क्या होता है कि हेडोनिज्म स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन द परस्यूट ऑफ प्लेजर। ये भी किस चीज़ के ऊपर, प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एट द एंड आपको क्या मिलना चाहिए, आपको प्लेजर मिलना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, एंड द अवॉइडेंस ऑफ पेन, और आपको पेन नहीं मिलना चाहिए एज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, और इसको क्या समझा जाता है कि हेडोनिज्म में हम ये बोलते हैं कि हमारे पास ह्यूमन का गोल क्या होना चाहिए, ह्यूमन लाइफ का गोल क्या होना चाहिए कि उसको खुशी मिले, बस। Hedonistic theories argue that the right action is the one, right action क्या होगा कि that maximizes the pleasure और minimizes suffering, कि जिससे हमें खुशी मिले और हमें पेन ना मिले। ठीक है, हेडोनिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एक्शंस आर मोरली राइट, कि एक्शंस हमारे पास क्या होते हैं वो मोरली राइट होंगे। ठीक है, वो हमारे पास इखलाकी तौर पर तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन नतीजतन तौर पर वो ठीक होंगे इफ दे मैक्सिमाइजेस प्लेजर और हैप्पीनेस। अगर उससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर, खुशी या फिर खुशी मिले, तो फिर वो क्या होगा हमारे पास जितने भी एक्शंस हम लेंगे वो ठीक होंगे। एंड मिनिमाइजेस द पेन और सफरिंग, और जिसमें हमारे पास सफरिंग ना हो, जिसमें पेन ना हो, दर्द ना हो। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे ईगोइज्म की। ईगोइज्म क्या होता है कि इथिकल ईगोइज्म आर्ग्यूज दैट द इंडिविजुअल शुड एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड सीक टू मैक्सिमाइज देयर ओन हैप्पीनेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि उस बंदे में बहुत ज़्यादा ईगो है, वो सब अपने बारे में सोचता है, तो ईगोइज्म यही है कि एक बंदा जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में हर काम करे। अच्छा पिछली जो दो थीरीज है ना, उनमें हमने तमाम लोगों की बात की कि हम ऐसा एक्शन लें जिसमें तमाम मैक्सिमम लोगों को खुशी मिल सके, और यहाँ पर जो है मेनली अपनी बात हो रही है कि हम कोई ऐसा एक्शन लें कि जिससे हमें हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हो, जिसमें हमें कोई ना कोई फ़ायदा हो। ठीक है, हमारा अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो उसके अंदर, और जिसमें हमारे पास अपनी खुशी मिले हमें। ठीक है, तो इगोइज्म आर्ग्यूज दैट द इंडिविजुअल शुड एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, मतलब जो जिससे उसको खुशी मिलती है, जिससे उसको लगाव है, वो काम करे टू मैक्सिमाइज देयर ओन वेलबींग, ताकि वो खुद की जो खुशी है उसको हासिल कर सके। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इथिकल इगोइज्म। ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ इथिकल इगोइज्म दैट फोकसेस ऑन द पर्सनल consequences ऑफ एक्शंस, कि बंदा जो है जितने भी एक्शंस ले, पर्सनली जो भी एक्शन वो ले, तो उसके कंसिक्वेंस क्या होने चाहिए, उसका नतीजा क्या होना चाहिए कि वो खुद खुश हो जाए। ठीक है, तो ये तीन थेरीज थी हमारे पास। अच्छा अब नेक्स्ट बात करेंगे हम डियोंटोलॉजिकल थेरीज की। अच्छा डियोंटोलॉजिकल थेरीज में हम क्या बात करेंगे, इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि ड्यूटी बेस्ड थेरीज है। यहाँ पर ये ड्यूटी बेस्ड एथिक्स होती हैं। ठीक है, कि इसमें हमने क्या करना होता है कि अच्छा पिछली टेलियोलॉजिकल में क्या था कि आपको बस खुशी मिलनी चाहिए, चाहे कोई काम आप किसी भी तरीके से करो, आप गलत तरीके से करो या आप सही तरीके से करो, लेकिन उसमें ओवरऑल आपको एट द एंड क्या होगी, खुशी मिलेगी। डियोंटोलॉजिकल में ये बात हो रही है कि चाहे आपको खुशी मिले या ना मिले, लेकिन आपको अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। ठीक है, तो ये ड्यूटी बेस्ड है, आपको अपनी ड्यूटी को सही तरीके से पूरा करना है। आपके जितने भी इथिकल प्रिंसिपल्स हैं आपने उनको फॉलो करना है, अगर ऑनेस्टी है तो आपने उसको फॉलो करना है, आपने ओबीडियंस को फॉलो करना है, आपने तमाम जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है, चाहे एंड रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे आपको एंड में खुशी मिले या फिर खुशी ना मिले। तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफन रेफर टू एज द ड्यूटी बेस्ड। ठीक है, ये ड्यूटी बेस्ड होता है कि आपको अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। इज एन एथिकल थ्योरी दैट एम्फसाइजेस, जो क्या बयान करती है, द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ द एक्शंस, कि आपने जो भी एक्शंस या ड्यूटीज करनी है, ठीक है, तो आपने उनको अच्छे तरीके से पूरा करना है एज अ बेसिस, और आपने उन्हीं को फॉलो करना है डिटर्मिनिंग देयर मोरल वैल्यू। ठीक है, इन डियोंटोलॉजिकल एथिक्स सर्टेन एक्शंस आर कंसिडर्ड इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग। ठीक है, कि कुछ एक्शंस जो हैं उनको सही और गलत समझा जाएगा। ठीक है, कि अगर आपने ये काम किया है तो ये आपने गलत किया है, अगर आपने ये काम किया है तो आपने सही किया है, और इसके कॉन्सिक्वेंस को हम नहीं देखेंगे। ठीक है,
और हेयर आर सम नोटेबल डियोंटोलॉजिकल थेरीज, जैसे कैंटियन थेरी हो गई, ठीक है, डिवाइन कमांड थेरी हो गई, एंड द राइट बेस्ड एथिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कैंटियन एथिक्स में हम क्या बात करेंगे, डेवलप्ड बाय द फिलोसोफर इमैनुअल कैंट, ठीक है। कैंटियन एथिक्स स्टेट्स दैट द इंडिविजुअल शुड एक्ट ओनली according to principle that could be universal laws without contradiction। तो इस थ्योरी में हमारे पास कैंटियन क्या कहता है, कैंटियन कहता है कि आपको अपनी ड्यूटी को पूरा करना है, जो भी उसूल है ना आपने उनको पूरा करना है, जो भी आपके यूनिवर्सल लॉज जो भी आपके लिए सेट किए गए हैं आपने उनको पूरा करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट मरे या जिए, ठीक है, लेकिन आपका काम है उसको सच बताना, तो आपने उसको सच बताना है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक इथिकल थ्योरी हो गई, ये एक कैंटियन थ्योरी होगी हमारे पास, ठीक है। विदाउट कंट्रोडिक्शन, चाहे उसमें कुछ भी हो, एंड फैसला एंड में कुछ भी कंसिक्वेंस हो, लेकिन आपने अपने ड्यूटी को पूरे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। इट एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोरल ड्यूटीज, ये किस चीज को बयान करता है, किस चीज के ऊपर जोर देता है, दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल ड्यूटीज, कि आपकी जो भी ड्यूटीज है आपने उनको पूरा करना है, एंड द इनहेरिट वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, एंड असर्टिंग दैट वी हैव अ ड्यूटी टू एक्ट मोरली, कि हमारी ये ड्यूटी है कि हमने अच्छे तरीके से अपना एक्शन करना है, ठीक है। जो एक्शन सही है हमने उसको करना है, रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंस, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। पिछले थ्योरी में हमने क्या बात की थी कि एक्शन गलत हो या एक्शन सही हो, उसका नतीजा जो है वो खुशी होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या बात की, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि चाहे नतीजा कुछ भी हो लेकिन एक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है डिवाइन कमांड थ्योरी। तो डिवाइन कमांड थ्योरी में हमारे पास क्या बात हो रही है कि दिस थ्योरी असर्ट्स दैट द मोरल राइटनेस और द रॉन्गनेस ऑफ एक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द डिवाइन कमांड्स और द विल ऑफ द हाई पावर सच इज द गॉड। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे लिए पिछले थ्योरी में हमने ये बात की कि यूनिवर्सली जो हमारे लिए प्रिंसिपल सेट किए गए, जैसे कि यूएन ने हमारे लिए प्रिंसिपल सेट किए हैं, या हमारे और नर्सिंग में आईसीएन जो है उसने सेट किए हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स, हमने उनको फॉलो करना है। इस थ्योरी में हमारे पास ये बात हो रही है कि आपके लिए जो आपके रिलीजियस के हिसाब से जो आपके वैल्यूज सेट हैं आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हमारे इस्लाम में जो है, जैसे कि सही तरीके से काम करना, सच बोलना हमेशा, और हमेशा किसी से बदतमीजी ना करना, हमेशा सबका ख्याल रखना, इखलाक से बात करना, तो ये सारे हमारे पास की हमारे प्रिंसिपल्स हैं। तो हमने क्या करना है कि इनके इन डिवाइन का मतलब क्या होता है, जो खुदा की तरफ से आए हों, ठीक है। तो खुदा की जितने भी कमांड्स हैं उनको फॉलो करना, इस थ्योरी में इसकी बात हो रही है, ठीक है। इट रिलाइज ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट एंड अथॉरिटी फॉर मोरल गाइडेंस। ये किस चीज के ऊपर रिलाई करता है, ये रिलीजियस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रिलीजन के ऊपर ये क्या करता है, रिलाई करता है कि आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है। वेयर ओबीडियंस टू डिवाइन रूल्स इज पैरामाउंट, जिसके अंदर हमारे हमें किस चीज को फॉलो करना होता है, डिवाइन रूल्स को, जो रूल्स अल्लाह की तरफ से आए हैं, जो रिलीजियस की तरफ से जो रूल्स आए हैं उनको वो हमारे लिए पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है, ठीक है। अच्छा, अब है राइट बेस्ड एथिक्स। राइट्स बेस्ड एथिक्स में भी यही है कि एक इंसान के जितने भी राइट्स है आपने उनको फॉलो करना है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। राइट बेस्ड एथिक्स influenced by the works of the philosopher like John Locke and Immanuel Kant, ठीक है। emphasizing the individual rights as a fundamental aspect of the morality। उसने क्या बोला था कि जो इंसान के इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपने उनको फॉलो करना है। इट आर्ग्यूज दैट द इंडिविजुअल हैव सर्टेन इनहेरिट राइट्स। इन्होंने ये बात की थी कि हमारे पास हर इंडिविजुअल के, हर इंसान के अपने कुछ उसूल, अपने कुछ राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिंग दीज राइट्स इज अ मॉरल ड्यूटी, और आपने इन्हीं उनके जितने भी राइट्स हैं, जितने भी उनके हुकूक हैं, उनको आपने फॉलो करना है, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका ख्याल रखना है, यही हमारी क्या आएगी, ये हमारे पास हमारी ड्यूटी है। एक्शंस आर कंसिडर्ड मोरली रॉन्ग, एक्शंस को हम कंसिडर करेंगे रॉन्ग इफ दे वायलेट समवन्स राइट, अगर वो किसी की राइट को फॉलो ना करें, ठीक है। इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड दीज राइट्स, और ये हमारी ड्यूटी होगी, हमारी अखलाकी ड्यूटी होगी कि हम इन राइट्स को फॉलो करें रिगार्डलेस ऑफ द ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। हमें यहाँ पर नतीजे से कोई कंसर्न नहीं है, हमें बस इस बात से कंसर्न है कि हमारे एक्शन जो है वो राइट होने चाहिए, ठीक है। अब है केयरिंग थेरीज। तो दो थेरीज हमने डिस्कस की, ये है हमारे पास तीसरी थेरी है हमारे पास केयरिंग थेरीज। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिलेशनशिप बेस्ड केयरिंग थेरीज भी कह सकते हैं। एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में क्या होगा कि आपस में जो ताल्लुकात होते हैं उसकी बात होगी, एंड ह्यूमन कनेक्शन इन हेल्थ केयर एंड केयर गिविंग। These theories guide the healthcare professionals in building the meaningful relationship with the patient and providing care that is both
पेशेंट सेंटर्ड एंड कल्चरली सेंसिटिव। इसमें हमारे पास यही बात हो रही है कि आपने जो पेशेंट है उसके साथ आपने एक अच्छा सा ताल्लुक बनाना है, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना है और पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड करनी है जो कि पेशेंट के हिसाब से हो और कल्चरली सेंसिटिव हो, मतलब जो पेशेंट का कल्चर है उस हिसाब से हो। ठीक है, मतलब आपने हर तरीके से उसका ख्याल रखना है, उसकी सेहत का भी ख्याल रखना है, उसकी इमोशनली भी उसका ख्याल रखना है, उसके कल्चर का भी ख्याल रखना है, हर चीज़ का अपना ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास केयरिंग है या रिलेशनशिप बेस्ड थेरी है। Here are some relationship based caring theories। कौन कौन सी हैं? मेंडलिन लिनिंगर्स कल्चरल केयर थेरी है, हमारे पास वानसन्स थेरी ऑफ केयरिंग है एंड ट्रेवल बीज ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप मॉडल है। ठीक है, तो सबसे है मेडलिन लिनिंगर कल्चरल केयर थेरी। तो इसमें हमारे पास मेडलिन ने क्या कहा था कि इस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरली कॉन्ग्रुएंट केयर, कि आपने एक पेशेंट को उसके कल्चर के हिसाब से हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की कि आपने उसको कल्चर के हिसाब से केयर प्रोवाइड करनी है। चाहे आपने उसको जज नहीं करना उसके कल्चर के हिसाब से कि ऐसा है ये ऐसा है, नहीं, आपने उसको जैसी भी केयर प्रोवाइड करनी है उसके कल्चर के हिसाब से हो और उस पेशेंट के हिसाब से हो। ठीक है, वेयर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्ट द कल्चरल बिलीव्स, के एक पेशेंट के जो भी कल्चरल बिलीव्स हैं उनको वो रिस्पेक्ट करेंगे हेल्थ केयर। ठीक है, और वैल्यूज़ ऑफ देयर पेशेंट, और अपने पेशेंट के कल्चर की वैल्यू करेंगे कि चाहे उसका जो भी कल्चर हो, आप पीठ पीछे जाके बातें ना कर देना कि अल्लाह उसने तो दुपट्टा ऐसा पहना हुआ है, उसने ये किया हुआ है, उसने वो किया हुआ है। और तो इस तरीके से आपने नहीं करना, आपने हमेशा उसकी जो कल्चर है उसका आपने रिस्पेक्ट करनी है और अपने पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, स्वानसन्स थ्योरी ऑफ केयरिंग में क्या बात हो रही है कि ये किसने डेवलप किया था? डेवलप्ड बाय द क्रिस्टियन एम स्वानसन। ठीक है, दिस थ्योरी outlines the 5 caring processes। कौन से 5 caring processes की इसने बात की थी? that guide the nurse patient relationship। सबसे पहले क्या है? मेंटेनिंग बिलीफ, के क्या है, क्या करना है आपने? अपने एक बिलीफ पेशेंट का बनाना है कि कोई बात नहीं यार, जो भी है तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, दूसरा नोविंग, उस पेशेंट को आपने पहचानना है कि उसकी नीड्स क्या हैं, वो कैसा है, उसके पूरे हर चीज़ के बारे में आपने मालूमात हासिल करनी है। बीइंग विद का क्या मतलब है कि आपने उसके साथ रहना है, कि आपने उसके साथ इमोशनली भी रहना है और फिजिकली भी रहना है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो भी मसला होगा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ठीक है, डूइंग फॉर का क्या मतलब होता है कि उस पेशेंट के लिए हर वो चीज़ करनी है जो ज़रूरी हो। ठीक है, और इनेबलिंग का क्या मतलब होता है कि आपने उस पेशेंट को इस काबिल बनाना है कि वो खुद उठ सके, फिर अपने फैसले कर सके, और ये हमारे पास किस चीज़ में आएगा? इनेबलिंग में आएगा। ठीक है, अच्छा देन है ट्रेवल बीज ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप मॉडल। जॉयस ट्रेवल बी मॉडल फोकसेस ऑन द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है, इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर पर इसने फोकस किया था कि आपस में जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में उसने बात की थी, एंड थेरेपेटिक रिलेशनशिप, और जो हम उसको पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करते हैं या फिर जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं उस रिलेशनशिप की बात की थी इसने बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपने एज अ नर्स उस पेशेंट का इंटरपर्सनल, मतलब जिस तरह का ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप होता है आपने उसका भी ख्याल रखना है, और जो आप उसको थेरेपी या जो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो आपने उसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो दो, एज अ नर्स जो है आपको दो रोल अदा करने हैं, एक एज अ ह्यूमन अदा करना है और दूसरा एज अ थेरेपिस्ट जो है वो अदा करना है। ठीक है, हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसने आपने कम्युनिकेशन की बात करनी है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम आपस में बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। एम्पैथी मतलब उसे हमदर्दी शो करनी है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसको अंडरस्टैंड करना है ताकि हम उसको होलिस्टिक केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ताकि उसको होलिस्टिक केयर का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी केयर, जैसे कि इमोशनल केयर होगी, फिजिकल केयर होगी, स्पिरिचुअल केयर होगी, तो ये सारी आपने उसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अच्छा अब है एथिकल डिलेमास इन नर्सिंग। तो पहले तो आप ये समझें कि डिलेमा होता क्या है। डिलेमा मतलब आपके पास दो सिचुएशंस हैं और दोनों ही आपको गलत लग रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको फॉलो करूं या फिर इसको फॉलो करूं, मतलब दोनों ही आपको गलत लग रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो एक पेशेंट है, ठीक है, और उसको आप सच बताना चाहते हैं कि आपके पास टाइम कम है, आपके पास 2-3 दिन बचे हैं, तो आप अपने लिए जो भी दुआएं वगैरह हैं आप वो करें और अल्लाह से आप माफ़ी मांगे, आप लोगों को भी माफ़ कर दें। ठीक है, आप उसको ये बताना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ये सिचुएशन हो गई। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि आप उसकी फैमिली ने आपको मना किया हुआ है कि नहीं, अपने इस पेशेंट को कुछ भी नहीं बताना, तो आप एक एथिकल डिलेमा में है कि अब मैं उसको बताऊं या फिर मैं ना बताऊं। अगर बताऊंगा तो फैमिली जो है वो उस मुझसे झगड़ा करेगी कि मैंने मना किया था, और अगर ना बताऊं तो पेशेंट जो है हो सकता है कि वो सही से अपने लिए दुआएं ना कर सके या फिर अपना आखिरी वक्त जो है वो अच्छे तरीके से ना
मतलब नमाजें ना पढ़े, ठीक है, तो वो अपने जो गुनाह है वो सही तरीके से उसके ख़त्म ना हो ना। तो अब आप एक एथिकल डिलेमा में हैं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो इसको हम क्या कहेंगे कि 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब आपने करना क्या है, ठीक है? अच्छा, अब नर्सेस फेस एथिकल डिलेमास ऑन डेली बेसिस, ठीक है, वो डेली बेसिस के ऊपर ये एथिकल डिलेमास फेस करती हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर वेयर दे प्रैक्टिस। ये नहीं है कि वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर एथिकल डिलेमा नहीं होगा, जहाँ पर भी वो प्रैक्टिस करें उनको कोई ना कोई डिलेमा फेस करना ही पड़ता है। नो मैटर वेयर नर्सेस फंक्शन इन देयर वेरिड रोल्स, ठीक है, जहाँ पर भी वो फंक्शन करे, जहाँ पर भी वो काम करे, दे आर फेस्ड विद एथिकल डिसीजंस, उनको जो है वो एथिकल डिसीजंस फेस करने पड़ते हैं, उनको ऐसे कुछ फैसले करने पड़ते हैं दैट इम्पैक्ट देम, जिससे उनको खुद भी असरअंदाज होते हैं एंड देयर पेशेंट्स, और उनके पेशेंट्स भी नजरअंदाज होते हैं, असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो राइट सॉल्यूशन टू एन एथिकल डिलेमा, और उसका कोई भी राइट सॉल्यूशन नहीं होता। आप दोनों ही कंडीशन में आप सोच में पड़ते हो कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथिकल डिलेमा इन नर्सिंग में कि कौन कौन से डिलेमास जो हैं वो नर्सेज फेस करती हैं। तो देयर आर मैनी एथिकल इश्यूज नर्सेज कैन इनकाउंटर इन द वर्क प्लेस, ठीक है। बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं। सबसे पहले है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ लाइफ है, प्रो चॉइस वर्सेस द प्रो लाइफ है, फ्रीडम वर्सेस द कंट्रोल है, ट्रुथ टेलिंग वर्सेस द डिसेप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, एंड एम्पिरिकल नॉलेज वर्सेस द पर्सनल बिलीफ। ये सब आपको एक्सप्लेन किए आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी वर्सेस द क्वांटिटी ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, तो आप या तो उसकी ज़िंदगी को लंबा कर सकते हो, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो ज़ाहिर है पढ़ रहे हैं तो बस ठीक है। अब क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। देखो, अब एक पेशेंट है आपके पास, ठीक है, आपने उसका कोई प्रोसीजर किया और उसकी लाइफ जो है वो इसकी लेंथ तो बढ़ गई है, लेकिन अब वो जो है उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है कि वो सिर्फ ज़िंदा तो है लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहा, ठीक है। उसकी लाइफ में क्वालिटी नहीं है, वो पुरसुकून नहीं है। कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट को कोई बैग वगैरह लगा दिए, कोई ड्रेनेज बैग आपने लगा दिया है, ठीक है, तो अब वो पेशेंट जो है जहाँ पर भी जाएगा अपने साथ ड्रेनेज बैग लेकर जाएगा, तो उसकी वो लाइफ जो है वो तो लंबी हो गई है लेकिन वो क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है, अब उसको और भी मसले बढ़ गए हैं उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी में ये डिफरेंस है। तो क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी में एड्रेस हाउ लॉन्ग अ पर्सन लिव्स, ठीक है, कि एक बंदा कितना लंबा जिएगा, और परहैप्स हाउ लॉन्ग मैनी पीपल विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन, ठीक है, और इससे हमारे पास कितने लोग जो हैं वो इफेक्ट होंगे इस डिसीजन से, इसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी है। और क्वालिटी का क्या मतलब होता है? क्वालिटी परटेन्स टू हाउ गुड, कि जिंदगी कैसी अच्छी होगी अ पर्सन मे हैव, एंड दिस वेरीज डिपेंडिंग ऑन हाउ अ पर्सन डिफाइंस गुड, कि हर इंसान का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है कि गुड क्या होती है, अच्छी जिंदगी क्या होती है, ठीक है। ठीक है, तो एक पर्सन, दो चीज़ें हैं कि एक में एक पर्सन जो है वो कितनी लंबी ज़िंदगी जिएगा, और दूसरे में ये है कि वो पर्सन जो है उसकी ज़िंदगी तो छोटी होगी लेकिन अच्छी होगी, मतलब उसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई सुकून से होगा वो। तो अब वो पर्सन पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा डिसीजन करना है। सो हाउ डज द नर्स सपोर्ट अ पेशेंट डिसाइडिंग बिटवीन अ थेरेपी? तो एक पेशेंट को एक नर्स कैसे सपोर्ट करेगी कि वो डिसाइड करे एक थेरेपी में दैट विल प्रोलॉन्ग लाइफ, जिससे या तो ज़िंदगी बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी, कि ज़िंदगी बढ़ तो जाएगी लेकिन बस पर्सन जो है वो बेड पर लेटा रहेगा, बस सिर्फ ज़िंदगी होगी लेकिन काम की नहीं होगी, ठीक है, और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। द पर्सन मे लिव लॉन्गर, ज़िंदगी उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी बट विल लाइकली एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे फ्रॉम द थेरेपी, उस थेरेपी से कि बस बेड पर लेटा रहेगा, कोई काम तो कर नहीं सकेगा, सिर्फ लोगों को देख सकेगा, ठीक है। तो व्हाट शुड द नर्स पोजीशन भी? अब समझ नहीं आ रही नर्स को कि वो करे तो करे क्या। तो ये हमारे पास एक क्या है? एक एथिकल डिलेमा है। दूसरा है प्रो चॉइस वर्सेस द प्रो लाइफ। तो दिस इशू इफेक्ट्स नर्सेज पर्सनली, मेनी ऑफ द पोजीशन नर्स एज्यूम इन दिस डिलेमा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन बिलीव्स एंड वैल्यूज, ठीक है। तो इससे नर्स होती है वो हमारे पास पर्सनली इफेक्ट होती है, ठीक है, और इससे हमारे पास उसके वैल्यूज एंड बिलीव जो एक नर्स के हैं, अकायद जो हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक फीमेल आपके पास आती है और वो अबॉर्शन करवाना चाहती है, ठीक है, लेकिन आप खुद एज अ नर्स ये सोचते हो कि अगर मैंने इसका अबॉर्शन किया तो मैंने एक इंसान को कत्ल कर दिया, और एक इंसान को कत्ल करने का मतलब है कि पूरी इंसानियत को कत्ल करना। तो अब वो एज अ नर्स जो है वो क्या करे, ठीक है, कि वो उसका अबॉर्शन करे या फिर ना करे। हाउ डज अ नर्स केयर फॉर अ
पेशेंट कि वो एक पेशेंट का कैसे ख्याल रख सकती है हु हैड एन अबॉर्शन, जिसका उसने अबॉर्शन किया हो या जिसका अबॉर्शन हुआ हो, ठीक है। व्हेन द नर्स कंसिडर अबॉर्शन मर्डर, जब नर्स जो है वो अबॉर्शन को मर्डर समझती है। अबॉर्शन का क्या मतलब हो जाए कि एक प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसका बेबी जो है उसको खत्म कर देना, ठीक है। Can that nurse will be very opposing value support the patient's right to choose her autonomy, ठीक है। तो वो जो नर्स है जिसकी अलग वैल्यूज हैं, जो मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ है, वो और उसकी वैल्यूज जो है वो पेशेंट की वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रही हैं, तो वो कैसे उसको अलाउ कर सकती है कि वो पेशेंट अपनी ऑटोनॉमी खुद चूज करे, अपना फैसला खुद करे, हालांकि वो इस हक में नहीं है कि वो अबॉर्शन करे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास नर्सिंग डिलेमा हो गया। देन है फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो फ्रीडम और कंट्रोल में क्या है कि डज द पेशेंट हैव द राइट टू मेक चॉइसेस फॉर वन सेल्फ, के एक पेशेंट को ये राइट तो है कि वो अपनी चॉइसेस कर सके, लेकिन क्या वो राइट्स हैं जो कि वो चॉइस करे लेकिन वो खुद को नुकसान पहुंचाए उसमें, और शुड द नर्स प्रिवेंट दिस चॉइस, या फिर नर्स को चाहिए कि वो उसको अलाउ ही ना करे कि वो ये चूज करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट वांट्स टू स्टॉप ईटिंग, एक पेशेंट है जो नहीं खाना चाहता, वो बस कह रहा है मुझे खाना ही नहीं है, ठीक है। बट द नर्स नो द कंसिक्वेंसेस विल हार्म द पेशेंट, लेकिन नर्स को पता है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो इससे पेशेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या नर्स को ये हक हासिल है कि वो उस पेशेंट को फोर्स करे कि नहीं तुमने खाना खाना है, खाना खाना ही खाना है, ठीक है। लेकिन पेशेंट को तो अपनी ऑटोनॉमी भी हासिल है, तो यहाँ पर भी अब नर्स कंफ्यूज होगी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। देन है ट्रूथ टेलिंग वर्सेस अ डिसेप्शन, मतलब कि उसको सच बताना या फिर झूठ बोलना, ठीक है, कि नहीं तुम ठीक हो, कोई नहीं तुम ठीक हो जाओगे। दिस इज अनदर इशू दैट द नर्स may have to deal with, ठीक है। ये भी इशू है, स्पेशली व्हेन द फैमिलीज व्हेन वांट टू डिनाई टेलिंग द ट्रूथ, टेलिंग द पेशेंट द ट्रूथ, ठीक है। जब फैमिलीज जो है वो नहीं चाहती कि हम पेशेंट को सच्चाई बताएं अबाउट द मेडिकल कंडीशन की, उसकी कंडीशन क्या है, तब भी मसला होता है हमारे पास। व्हाट शुड अ नर्स डू व्हेन द फैमिली इंसिस्ट टेलिंग द पेशेंट दैट प्रोग्नोसिस विल कॉज हार्म, ठीक है। तो अब वहां पर उस कंडीशन में नर्स क्या करे कि क्या वो पेशेंट को बताए या फिर ना बताए, हाउ कैन अ नर्स नो इफ इट इज ट्रू, और पेशेंट नर्स को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सही है कि ये गलत है, और डज द पेशेंट हैव द राइट टू नो, और क्या पेशेंट को ये राइट है जानने का कि हाँ मैं सही, ये मेरे साथ सही हो रहा है, क्या मुझे जो है वो पता होना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ या फिर मैं नहीं मरने वाला, या फिर मेरी मेडिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है। और अब यहाँ पर है लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब कोविड आया, ठीक है, तो कोविड में हमारे पास वेंटिलेटर्स कम थे, हमारे पास बेड्स कम थे। तो अब एक नर्स है उसके पास 3 पेशेंट्स आए हैं, ठीक है, और तीनों को ही कोविड है, और एक हमारे पास एक ही वेंटिलेटर है। तो वो नर्स जो है वो कैसे मतलब इस चीज़ का फैसला करे कि मैं कौन से पेशेंट को चूज करूं। तो फिर जाहिर तौर पर वो उस पेशेंट को चूज करेगी जिसकी कंडीशन थोड़ी कम खराब होगी, जिसकी एज थोड़ी कम होगी, ताकि वो उसको बचा सके, है ना। तो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के, वो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज जैसे कि वो वेंटिलेटर है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें पेशेंट्स के दरमियान। अ नर्स में इनकाउंटर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिलेमा, ठीक है, उसको ये भी एक डिलेमा आ सकता है when deciding how to allocate the medical limited medical supplies, के वो किस किस को allocate, किस किस को दे, जो हमारे पास महदूद तादाद में जो हमारे पास मेडिकल सप्लाईज हैं, लाइक वेंटिलेटर्स। ड्यूरिंग अ हेल्थ केयर क्राइसिस, जब कोई क्राइसिस हो, जैसे एक्सीडेंट्स हो गए हो बहुत सारे, या फिर कोई और मसला हो गया हो, सच एज पेंडेमिक, जैसे कोविड आया था पेंडेमिक, ठीक है। दे मस्ट डिटरमिन विच पेशेंट विल बेनिफिट द मोस्ट, तो फिर उनको ये देखना होगा कि हाँ ये 3 पेशेंट्स हैं, इनमें से किसकी कम हालत ख़राब है, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा फ़ायदा देंगे अवेलेबल रिसोर्सेज से। और बैलेंसिंग द नीड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इसको बैलेंस करना होगा कि किसको हम फ़ायदा दें और किसको हम फेयरली जो है इंसाफ के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें, ठीक है। वाइल सेविंग एज मैनी लाइव्स एज पॉसिबल, और जितनी लाइव्स हम बचा सकते हैं उतनी हम बचाएं, ठीक है। तो ये सारे डिलेमास जो हैं ये एक नर्स को फेस करने पड़ते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसीलिए जो है वो बर्न आउट हो जाती है और उससे बहुत सारे मसले होते हैं नर्सिस को, ठीक है। तो ये चैप्टर थर्ड जो है ये मैंने आपको यहीं तक आज पढ़ाया है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है मैं दोबारा रिकॉर्ड करके आपको लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ये चैप्टर बहुत लॉन्ग था तो इसलिए मैंने इसको हाफ हाफ में डिवाइड किया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। एंड अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं एज यू विश, एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच सके लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच।